आइए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आरसीसी कॉलम के क्लासिफिकेशन और आरसीसी कॉलम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का डिफरेंस जो होता है और कुछ कॉलम के शब्दावली हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो, क्लासेज आपको अच्छी लग रही हो, तो इसे आप प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरसीसी कॉलम है आपका, तो देखिए आरसीसी तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं, देखते हैं शॉर्ट कॉलम और जब लिख लेते हैं लॉन्ग कॉलम। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है आपका, सबसे पहला डिफरेंस यही है शॉर्ट कॉलम किसे कहते हैं। हम बताए थे उस दिन जब क्या होता है आपका यल इफेक्टिव, जब आपका यल इफेक्टिव क्या हो इसलिए देन तो हम इसे क्या कहेंगे शॉर्ट कॉलम। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो प्रभावी लंबाई होती है वो क्या होती है 12 से कम होती है। लॉन्ग कॉलम में क्या कहेंगे आप, यल इफेक्टिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसमें क्या कहेंगे, तो इसमें जो प्रभावी लंबाई होती है 12 के बराबर या 12 से अधिक होती है। ये पहला आपका डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आपका यल इफेक्टिव अपॉन परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग, आर से डिनोट करते हैं। तो परिभ्रमण त्रिज्या इसमें जो होता है क्या होता है 40 से कम होता है। यल इफेक्टिव अपॉन परिभ्रमण त्रिज्या 40 से कम होता है। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें प्रभावी लंबाई तथा परिभ्रमण त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है 40 से कम होता है। और इसमें दूसरा आपका जो होगा यल इफेक्टिव अपॉन आर इज ग्रेटर देन 40। इसमें जो होता है आपका यल इफेक्टिव अपॉन आर इज ग्रेटर देन 40। अर्थात आप यहां पर कह सकते हैं कि प्रभावी लंबाई तथा परिभ्रमण त्रिज्या का जो अनुपात होता है क्या होता है 40 से अधिक होता है। चलिए आइए तीसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तीसरा थर्ड डिफरेंट में आपका ये है कि ये जो होता है आपका शॉर्ट कॉलम, जो शॉर्ट कॉलम फेल होता है वो किसके द्वारा फेल होता है, क्रशिंग के द्वारा फेल होता है। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम जो फेल होता है आपका क्रशिंग के द्वारा फेल होता है। या आप देख लीजिए क्रशिंग के द्वारा ये आपका फेल होगा। शॉर्ट कॉलम क्रशिंग के द्वारा, क्रशिंग। और लॉन्ग कॉलम जो होता है आपका, लॉन्ग कॉलम जो फेल होता है आपका वो किसके द्वारा होता है, बकलिंग के द्वारा। ये आपका लॉन्ग कॉलम जो फेल होगा आपका किसके द्वारा फेल होगा, बकलिंग के द्वारा। तो यहाँ पर हम तीन डिफरेंस देखो। तीसरा डिफरेंस ये है आपका, जो शॉर्ट कॉलम फेल होगा किसके द्वारा, क्रशिंग के द्वारा फेल होगा। और जो लॉन्ग कॉलम फेल होता है वो क्या होता है, उसमें बकलिंग के द्वारा फेल होता है। अगला देखिए चौथा कंडीशन, चौथा अंतर जो है आपका ये है, इसमें जो होता है आपका इसकी हाइट शॉर्ट कॉलम की हाइट क्या होती है आपकी, कम होती है। ठीक, शॉर्ट कॉलम की जो हाइट होती है मतलब ऊंचाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। और लॉन्ग कॉलम की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है आपकी, अधिक होती है। यह देखने में मतलब थोड़ा सा बहुत ही ऊंचा लगता है। ठीक है, तो अगला देखिए पांचवा जो अंतर है आपका, पांचवा इसमें जो आती है, ठीक है, इसमें शॉर्ट कॉलम में को बनाना आपका बहुत ही सरल पड़ता है। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम को बनाना आपका बहुत ही सरल है और लॉन्ग कॉलम को बनाना क्या है आपका कठिन पड़ता है। ठीक, तो लॉन्ग कॉलम को बनाना कठिन है और शॉर्ट कॉलम को बनाना क्या है, सरल है। तो ये पांचवा अंतर हो गया। छठवां आप लिख सकते हैं इसमें कि इसमें जो कारीगर होते हैं, ठीक है, कारीगर
कुशल की तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन इसमें बहुत ही अधिक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत ही अधिक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। तो चलिए, ये आपका अंतर था। पहला अंतर क्या है, प्रभावी लंबाई क्या होगा, 12 से कम। उसमें क्या था आपका, लॉन्ग कॉलम में प्रभावी लंबाई जो होता है क्या होता है, 12 से अधिक या 12 के बराबर होता है। दूसरा अंतर, प्रभावी लंबाई तथा प्रभावी त्रिज्या का जो अनुपात होता है 40 से कम होता है 60 कॉलम में। लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, 40 से अधिक होता है। और जो 60 कॉलम फेल होता है किसके द्वारा फेल होता है, क्रसिंग के द्वारा फेल होता है। और जो लॉन्ग कॉलम फेल होता है वो किसके द्वारा फेल होता है, बकलिंग के द्वारा फेल होता है। और जो चौथा अंतर बताए थे, चौथा अंतर में आपका ऊंचाई जो होती है कॉलम की 60 कॉलम में कम होती है और लॉन्ग कॉलम की ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है। पांचवा जो अंतर बताए थे, इसमें क्या था, इसको बनाना सरल पड़ता है, इसको बनाना क्या पड़ता है, लॉन्ग कॉलम को कठिन पड़ता है। पांचवा जो अंतर हम बताए वो क्या है आपका, इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होगी, बहुत ही कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग उठाते हैं, स्तंभों की शब्दावली। अगला जो टॉपिक है आपकी स्तंभों की शब्दावली। स्तंभों की शब्दावली में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉलम की लंबाई क्या होती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो कॉलम की लंबाई, अर्थात किसकी हम बात कर रहे हैं, वास्तविक लंबाई। कॉलम की वास्तविक लंबाई क्या होती है। तो पहला टॉपिक आपका है कॉलम की वास्तविक लंबाई। कॉलम की वास्तविक लंबाई, तो देखिए, तो पहला टॉपिक है आपका कॉलम की वास्तविक लंबाई। तो कॉलम की वास्तविक लंबाई होती क्या है, जो वास्तव में उसकी लंबाई होती है। ठीक है, अर्थात बकलिंग के पहले ही जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कॉलम की वास्तविक लंबाई होती है। जैसे ये कॉलम है आपका, ये आपका कोई कॉलम है, ठीक, इसका दोनों सिरा क्या है, फिक्स है। इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई होगी यहां से लेकर के यहां तक, यही क्या है आपकी वास्तविक लंबाई है। ठीक, और मान लेते हैं ये सिरा हिंज है, ऐसे हिंज है, इधर भी हिंज है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो आपकी लंबाई होगी, यहां पर हिंज है, यहां पर हिंज है, तो यहां से जो लेकर यहां तक लंबाई होगी, यही क्या होगी, कॉलम की वास्तविक लंबाई। ठीक, आई होप आपको ये वास्तविक लंबाई जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप लोग दे सकते हैं, स्तंभ के मतलब कॉलम के दोनों सिरों के मध्य की बीच की दूरी को, स्तंभ के, ठीक है, दोनों सिरों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक लंबाई कहते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनेशन आप एग्जैक्ट नहीं दीजिएगा कि किसी भी कॉलम के दोनों सिरों के मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक लंबाई कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई क्या होती है, प्रभावी लंबाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर दूसरा जो टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक आपका ये है आपका प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई में देखिए, प्रभावी लंबाई से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, खासकर जेईई के एग्जाम में, जो जेईई के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही ज्यादा बनते हैं, चाहे आपके एसएससी के हों, चाहे आपके यूपीपीएससी के हों, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, चाहे आपके रेलवे के एग्जाम हो, ठीक है। तो इनमें जो क्वेश्चन बनता है तो प्रभावी लंबाई से अधिक क्वेश्चन बनता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी प्रभावी लंबाई होती क्या है, प्रभावी लंबाई आपकी होती क्या है, तो इसको आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। कोई भी कॉलम हो, जैसे हम ले रहे हैं, एक कॉलम है आपका, इसका दोनों सिरा क्या है, फिक्स है, इसका दोनों सिरा क्या है, फिक्स है। अब इस पर क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। जब इस पर लोड लगाते हैं, ठीक है, यहां पर जब लोड लगाते हैं तो क्या होता है, यहां पर इसमें बकलिंग होता है, इस कॉलम में क्या होता है, बकलिंग होता है, ठीक है। तो जब बकलिंग होता है तो बकलिंग होने के बाद जो नत परिवर्तन बिंदु होता है, अर्थात पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट फ्रैक्चर, तो पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट फ्रैक्चर जो होता है, नत परिवर्तन बिंदु जो होता है,
उसी के बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर हो गया, ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर हो गया। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। इसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ। तो यहां पर हम बताए थे दोनों सिरों के मध्य के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों सिरों के मध्य के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक लंबाई, जिसे हम किससे डोनेट किए थे, एल से डोनेट किए थे। अगला देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई हिंज है ऐसे, ये आपका हिंज कॉलम है, यहां पर हिंज है, यहां पर इस कंडीशन में देखिए जो आपका बकलिंग होने के बाद जो शेप बनता है, यहां पर बनता है, इसमें पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर आपका यहां पर मतलब होता है, नत परिवर्तन भी यहीं पर रहता है। तो यहां पर आपका ये हो गया, तो यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या हो गया, यल इफेक्टिव हो गया, यल इफेक्टिव हो गया। और इतना ही आपका इसमें क्या होता है, वास्तविक लंबाई होती है। तो इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं, जब किसी कॉलम पे लोड लगता है, लोड लगने के पश्चात जब उसमें बकलिंग होती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब किसी कॉलम पे लोड लगता है, लोड लगने के पश्चात उसमें बकलिंग होती है, तो बकलिंग होने के बाद जो नत परिवर्तन बिंदु होता है, नत परिवर्तन बिंदु के बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। तो आसान शब्द में इसका डिफिनेशन दे सकते हैं ऐसे, किसी कॉलम का बकलिंग होने के पश्चात नत परिवर्तन बिंदु के बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई कहेंगे। नत परिवर्तन के बीच के ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई कहेंगे। इससे किससे पर डोनेट करते हैं, यल इफेक्टिव से, अर्थात इफेक्टिव लेंथ से। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन बनते हैं जेईई के एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनते हैं तथा जिस मान को हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिस मान को हम लेकर चलेंगे, उसकी बात करते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। तो यहां पर आपका दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेईई के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तथा आपका जो सिलेबस है, जो एग्जाम होगा सिलेबस के अनुसार, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम बता रहे हैं सपोर्ट कंडीशन अर्थात इंड कंडीशन, इंड थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, ये हो गया आपका इंड कंडीशन हो गया। और दूसरा क्या हो गया आपका, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल हो गया आपका, ये आपका थ्योरेटिकल हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, रिकमेंडेड वैल्यू। ये आपका इंड कंडीशन हो गया, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, रिकमेंडेड वैल्यू हो गया। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट आपका जब दोनों क्या हो, आपका जब दोनों सिरा हिंज हो, जब दोनों सिरा हिंज रहता है तो आपका ये पोर्शन देखिए, ये आपका दोनों सिरा हिंज हो गया, ये आपका हिंज है, ये भी सिरा आपका हिंज है। तो जब दोनों सिरा हिंज होता है तो इसका जो बकलिंग होता है कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी जो वास्तविक लंबाई होती है, यहां से लेकर के यहां तक क्या होती है, वास्तविक लंबाई। और इसकी प्रभावी लंबाई भी क्या होती है, यहां से लेकर के यहां तक प्रभावी लंबाई होती है, ठीक है। और इसका थ्योरेटिकल जो वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल में जब आएंगे थ्योरेटिकल, तो यल इफेक्टिव बराबर क्या होता है, यहां पर यल होता है, ठीक। और इसमें भी आपका रिकमेंडेड वैल्यू में भी आपका यल इफेक्टिव बराबर आपका क्या होता है, यल होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो होता है आपका एक सिरा हिंज, दूसरा सिरा क्या है, फिक्स है।
तो इस कंडीशन में जो बकलिंग होता है यहीं से डायरेक्ट बकलिंग नहीं होता, यहीं से तुरंत नहीं होता है। कैसा शेप में जाता है, कुछ इस प्रकार जाता है, ध्यान से देखिएगा इसे, और यहाँ पर ऐसे आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका फिक्स होता है, जब फिक्स होता है तो ये क्या होता है, तुरंत ही नहीं मुड़ पाता है। जैसे हम एक पेन ही ले रहे हैं, जैसे दोनों सिरा क्या करते हैं, हम ही करते हैं, और इसे पुशअप करें तो ये क्या होगा, बैंड अप आपका यहीं से हो जाएगा, इस एंड से और इस एंड से। जब दोनों सिरा हम ही करेंगे और इसे पुश करेंगे तो यहीं से क्या होगा, ये बैंड अप हो जाएगा, ऐसे बैंड अप हो जाएगा। लेकिन यदि इसको फिक्स कर दे, ऐसे फिक्स कर दे, अब ये बैंड करें तो ये कुछ लेंथ छोड़ करके और ये कुछ लेंथ छोड़ करके क्या होगा, बैंड अप होगा। तो आपका इस प्रकार आएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक सिरा ही कर दिए, एक सिरा हम फिक्स कर दिए, यहाँ पर ऐसे एक सिरा ही एक सिरा फिक्स। जब इसे पुश करेंगे तो ये सिरा तो डायरेक्ट यहीं से आपका बैंड हो जाएगा, लेकिन ये सिरा कुछ लेंथ ऊपर जाकर के क्या होगा, बैंड अप स्टार्ट होगा। तो ये आपका यहाँ पर आता है। तो इसके कंडीशन में आपकी जो वास्तविक लंबाई होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी वास्तविक लंबाई होती है, जिसे डिनोट करेंगे ये कैपिटल एल से। और आपकी जो प्रभावी लंबाई होती है, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर आपका यहाँ पर है, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को, और इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर कहाँ है, यहाँ है। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ इसका यहाँ है, इसका यहाँ है। तो इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई कहेंगे, ठीक है। तो इस दूरी को प्रभावी लंबाई कहेंगे। तो इस कंडीशन में जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है वो कितना होता है, इसको देखिए, ये होता है यल इफेक्टिव बराबर 0.7 ये आपका होता है। और रिकमेंडेड वैल्यू में होता है यल इफेक्टिव बराबर होता है 0.8। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं कि थर्ड में जब दोनों सिरा क्या हो आपका फिक्स हो, जब दोनों सिरा आपका फिक्स हो, अर्थात ये भी सिरा फिक्स है और ये भी सिरा फिक्स है, तो इस कंडीशन में जो बकलिंग होगी बैंडर जो होगा कुछ इस प्रकार होगा इसमें, अर्थात इस एंड से कुछ डिस्टेंस जाकर के इस एंड से कुछ डिस्टेंस आता है, अर्थात ये दोनों सिरा हम क्या किए, फिक्स कर दिए, इसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इसे हम पुश कर रहे हैं। तो ये कुछ लेंथ और ये भी कुछ लेंथ जाकर के ही क्या होगा, बैंड अप होगा, वहां से बैंड अप आपका स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, यल इफेक्टिव कहेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ को क्या कहेंगे, वास्तविक लंबाई। ये आपकी प्रभावी लंबाई हो गई और ये आपकी क्या हो गई, वास्तविक लंबाई हो गई। तो इसमें जो होता है थ्योरेटिकल वैल्यू में यल इफेक्टिव बराबर 0.5 यल होता है, और इसमें क्या होता है, यल इफेक्टिव बराबर 0.65 यल, ये आपका 0.65 यल हो गया। अगला देखिए चौथा कंडीशन, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में आपका जो होता है, फोर्थ का देखिए, फोर्थ में एक सिरा क्या है इसका फिक्सर, एक सिरा क्या है फ्री। तो इसमें जो बकलिंग होने के बाद जो शेप बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, देखिए ऐसे। तो यहां से लेकर के यहां तक के लेंथ को हम लोग ऐसे बनेगा, ऐसे। तो यहां से लेकर के यहां तक के लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, यल इफेक्टिव करते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक को क्या करते हैं, वास्तविक लंबाई। तो ये इसकी वास्तविक लंबाई हो गई और ये इसकी क्या हो गई, प्रभावी लंबाई हो गई। तो इस कंडीशन में जो होता है थ्योरेटिकल यल इफेक्टिव बराबर होता है 2 यल, और रिक्वायर्ड वैल्यू में क्या होता है आपका, इसमें यल इफेक्टिव बराबर 2 यल। तो इसमें मेन चीज आपको दो ही चीज ध्यान रखना, ये दोनों वाला। इसमें क्या होता है थ्योरेटिकल में 0.7 यल
और इसमें क्या होता है 0.8 एल, और इसमें कितना होता है 0.5 एल, और इसमें कितना होता है 0.65 एल। और इसमें इन दोनों में जब क्या हो, दोनों सिरा हिंज हो और क्या हो, एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा स्वतंत्र हो, तो क्या होता है दोनों का आपका सेम होता है। तो यहाँ पर जो जेईई में एग्जाम पूछे जाते हैं, देखिए जब आपसे क्वेश्चन में थ्योरेटिकल की बात करें, जब आपसे क्वेश्चन में कहे थ्योरेटिकल लेंथ बताइए, थ्योरेटिकल लेंथ बताइए मतलब प्रभावी लंबाई, थ्योरेटिकल वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे, ए वाली वैल्यू बताएंगे। जैसे पूछ लेता है कोई कॉलम है, कॉलम की प्रभावी लंबाई बताइए, लेकिन कौन सा, थ्योरेटिकल वाला, तो थ्योरेटिकल वाला में क्या बताएंगे, ए बताएंगे। जब आपसे रिकमेंडेड वैल्यू पूछ ले, कॉलम की प्रभावी लंबाई कौन सा, रिकमेंडेड वैल्यू वाला, तो आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे, ये वाला बताएंगे। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। जो हम लोग सोम पढ़े हैं, सोम में हम लोग ए वैल्यू लेकर के चलते हैं, लेकिन हम लोग आरसीसी में ए वैल्यू लेकर के चलेंगे। आरसीसी में हम लोग लेकर चलेंगे ए वाली वैल्यू सारी लेकर के हम लोग वहां पर चलेंगे। एल इफेक्टिव बराबर है, एल इफेक्टिव बराबर 0.8 है, एल इफेक्टिव बराबर 0.6 है, एल इफेक्टिव बराबर 2 है। यहाँ पर जो पढ़े होंगे शो में, तो ये शो में आपका था। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई के एग्जाम में भी, और ये सारा आपके सिलेबस में जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी वैल्यू मिलेंगी। तो ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आपको वास्तविक लंबाई और प्रभावी लंबाई समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है न्यूनतम पास माप। न्यूनतम पास माप, तो न्यूनतम पास माप जानते हैं, एक बार बता चुके हैं और फिर हम बता दे रहे हैं होता क्या है। तो न्यूनतम पास माप देखिए, मान लेते हैं कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक। और यहां पर आपका मेन लॉन्गिट्यूडिनल बार लगा है, ये आपका क्या है, टाई बार। ये आपका क्या है, कैपिटल डी है, ये आपका क्या है, डी है। एक फिगर और बना देते हैं। ये आपका डी है, ये आपका बी है। ठीक, तो न्यूनतम पास माप को समझ लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम पास माप होता क्या है, तो ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी क्या हो गई, गहराई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी गहराई हो गई, ठीक है, कॉलम की। तो जो मान कम होता है, जो मान कम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम पास माप। मान लेते हैं यहाँ पर इसका मान है 200, इसका मान है कितना, 300। तो यहाँ पर न्यूनतम पास माप 300 mm हो गया, यह आपका 200 mm हो गया। तो यहाँ न्यूनतम पास माप क्या होगा, यहाँ पर न्यूनतम पास माप का 200 हुआ। यहाँ पर अर्थात हम कहेंगे न्यूनतम पास माप क्या है, आपका बी है। तो यहाँ पर बी जो है आपका क्या है, बी है। तो न्यूनतम पास माप क्या होगा, आपका बी हुआ। यहाँ पर मान लेते हैं इसका मान 300 है, इसका मान आपका 200 है। तो जो कम वाला मान है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम पास माप कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी है, ग्रेटर देन है इससे, डी से, तो ये डी वाला क्या हो गया, आपका न्यूनतम पास माप हो गया। तो इसका डिफिनेशन आप इसी प्रकार दे सकते हैं, कॉलम की चौड़ाई तथा गहराई में जिसका मान सबसे कम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम पास माप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका जो है परिभ्रमण त्रिज्या, जिसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो परिभ्रमण त्रिज्या होता क्या है, इसको देखिए। तो परिभ्रमण त्रिज्या को किससे डोनेट किया जाता है, आर से डोनेट किया जाता है, आर से। इसमें
स्मॉल आर के। स्मॉल आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट आई अपॉन ए। यहां पर आई क्या है, ए जो है आपका जड़त्व आघूर्ण है, ए क्या है कॉलम का क्षेत्रफल है। ठीक, तो यहां पर आपका ए जड़त्व आघूर्ण हो गया, ए क्या हो गया आपका कॉलम का क्षेत्रफल हो गया। तो इसका डिफिनेशन आप इसी प्रकार दे सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण किसी कॉलम का जड़त्व आघूर्ण तथा उसके क्षेत्रफल के रूट को, सॉरी किसी कॉलम का जड़त्व आघूर्ण तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात के रूट को हम लोग क्या करते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, किसी कॉलम के जड़त्व आघूर्ण तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात के रूट को हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी आपका टॉपिक आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका डिफिनेशन अक्सर पूछा जाता है कि परिभ्रमण त्रिज्या होता क्या है। परिभ्रमण त्रिज्या आरसीसी में भी पूछ सकता है, जब थ्योरी देगा तो परिभ्रमण त्रिज्या के बारे में भी पूछ सकता है। जब आपके एग्जाम होते हैं थ्योरी वाले, तो वहां पर आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, किसी कॉलम के जड़त्व आघूर्ण तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात के रूट को हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। और परिभ्रमण त्रिज्या का जो फार्मूला होता है आपका ये होता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका तन्यता अनुपात है। तन्यता अनुपात किसे कहते हैं? तन्यता अनुपात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जेईई के एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं तन्यता अनुपात। तन्यता अनुपात क्या होता है? तो तन्यता अनुपात हम एक बार बताया थे आप लोगों को, कॉलम की प्रभावी लंबाई, कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता अनुपात कहते हैं। अब यहां पर इसको समझ लीजिए, जैसे एक कॉलम है आपका, जैसे एक कॉलम है, ये कॉलम का क्या है, क्रॉस सेक्शन, इस पर लोड लग रहा है, बी लोड लग रहा है। ये आपका क्या है मान लेते हैं, ये आपका डी है, ये क्या है आपका डी है। तो मैंने एज्यूम कर लिया जो डी है वो क्या है, डी से छोटा है, अर्थात क्या मैंने एज्यूम किया यहां पर, जो डी है छोटा है किससे, बी से। तो न्यूनतम पास माप किसे कहेंगे, न्यूनतम पास माप को क्या कहेंगे हम लोग, डी कहेंगे। और मान लेते हैं इसकी प्रभावी लंबाई क्या है, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर एल इफेक्टिव हो गई। तो देखिए यहां पर जो है, तो तन्यता अनुपात बराबर आप क्या कह सकते हैं, प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप। तो प्रभावी लंबाई क्या हो गया आपका, एल इफेक्टिव हो गया, अपान क्या हो गया, डी हो गया। तो एल इफेक्टिव अपान डी कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप के अनुपात को, कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, तन्यता अनुपात कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, जो एग्जाम होते हैं जेईई, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं तन्यता अनुपात से, वो हम यहां पर समझ लेते हैं। तो देखिए, हम बताए थे एक बार आप लोगों को कि इसके पिछले वाले वीडियो में, जब आपका लंबाई, प्रभावी लंबाई क्या होता है, मतलब ऊंचाई कहते हैं वहां पर, तो ऊंचाई जब क्या होता है, कम होता है, किससे, ऊंचाई अर्थात लंबाई। तो कॉलम की लंबाई कम होती है किससे, 3 से। ठीक है, 3 से कम होती है या 3 के बराबर होती है। कॉलम की लंबाई होती है 3 से कम होती है या 3 के बराबर होती है, तब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बताते हैं पेडेस्टल। इसे हम क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। वहां पर आपको समझ में आ गया होगा, पेडेस्टल अर्थात ये जो है 3D, सॉरी, जब कॉलम की प्रभावी लंबाई क्या होता है, 3D से कम होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। ये हम आपको बता चुके थे।
और इस वीडियो में भी बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जब कॉलम की प्रभावी लंबाई क्या होती है, 3D से कम होती है या बराबर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। तथा जब कॉलम की प्रभावी लंबाई क्या हो, जब कॉलम की प्रभावी लंबाई क्या हो, 12D से, 12D से ये बराबर नहीं होगा, 12D से क्या हो, कम हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट कॉलम कहेंगे। जब आपका प्रभावी लंबाई अधिक या बराबर हो, अभी बताए हैं आप लोगों को, 12D से अधिक हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग कॉलम कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं तंतानुपात से, तो तंतानुपात कैसे होगा, देखिए यदि डी को हम लोग क्या करते हैं, इसी डी को हम लोग इधर ट्रांसफर कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ए हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अर्थात जब तंतानुपात क्या हो, 12 से अधिक या 12 के बराबर हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे लॉन्ग कॉलम कहेंगे। तो यहां से आप लोग देख लीजिए, जो पूछा जाता है एग्जाम में जाइए वो देख लीजिए। जब यल इफेक्टिव अपान प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप, डी क्या है आपका, न्यूनतम पास माप है। न्यूनतम पास माप कम हो या बराबर हो किसके, 3 के, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे पेडेस्टल कहेंगे, पेडेस्टल। अब यहाँ पर समझ लेते हैं पेडेस्टल यूज क्या होता है, पेडेस्टल आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए। तो यदि ये आपका कोई फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर आपका एक कंक्रीट ब्लॉक है, इस कंक्रीट के ब्लॉक हम ऊपर क्या डाले, स्टील की कॉलम दी है, स्टील का कॉलम है आपका, ये आपका स्टील है, ये आपका क्या है, फुटिंग है। फुटिंग मतलब नीचे का जो फाउंडेशन होता है। तो इस कंक्रीट ब्लॉक को, कंक्रीट ब्लॉक यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, कॉलम की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही यहाँ पर हम लोग छोटा ब्लॉक बनाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। आइए वो पेडेस्टल आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा आप लोग देखे होंगे, जहां पर स्टील के स्तंभ बनाए जाते हैं, तो वहां पर नीचे फाउंडेशन में क्या किया जाता है, फाउंडेशन बना करके उसकी फुटिंग बना करके थोड़ी सी कंक्रीट को हम लोग क्या कर देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। चलिए देखते हैं, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका, जब यह इफेक्टिव अपॉन डी क्या हो, 12 से कम हो, ठीक है, जब इफेक्टिव अपॉन डी 12 से कम हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट कॉलम। तीसरा, जब आपका यह इफेक्टिव अपॉन डी क्या हो, 12 से अधिक या 12 के बराबर हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉलम। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आपके इस प्रकार बनेंगे, जब कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप के अनुपात 3 से कम या 3 के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेडेस्टल कहेंगे। जब कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास अनुपात 12 से कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट कॉलम कहेंगे। जब कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप 12 से अधिक या 12 के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉलम कहेंगे। तो ये नाम आपको ऑप्शन में दे दिए रहेंगे, ये चीज आपसे ये वाला ऑप्शन में दे दिया रहेगा, ठीक है, ये आपसे पूछेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, ट्रिक लगाना रहेगा। जैसे जब प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप, किसी कॉलम को प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम पास माप का अनुपात 12 से कम है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो आप किस पर टिक लगाएंगे, शॉर्ट कॉलम पे। जब वही करे 12 से अधिक या 12 के बराबर, तो आप किस पर टिक लगाएंगे, लॉन्ग कॉलम पे टिक लगाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक।
तो आपका जो अगला टॉपिक है वो देखिए प्रभावी आवरण। प्रभावी आवरण नहीं मतलब आवरण समझेंगे इसमें, तो इसे हम लोग क्या करेंगे तो कवर क्यों दिया जाता है? जैसे ये हम बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, ये आपका कॉलम है, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया कॉलम के। तो कॉलम के चारों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ दिए हम लोग, यहाँ पर आपका मेन बार है, यहाँ पर मेन बार है, यहाँ पर ये आपका टाई बार हो गया, ये वाला टाई बार हो गया, ये आपका लाइट बार हो गया। तो देखिए यहाँ पर आवरण क्या है, यहाँ पर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवरण कहेंगे। आवरण का क्या काम होता है? आवरण का जो काम होता है, जो अंदर का स्टील होता है, जो अंदर का इस्पात होता है, इसको किससे बचाता है? करोजन से क्या करता है, बचाता है। जैसे बाहर का मौसम क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, कभी बारिश होती है आपकी, कभी क्या होता है ठंड पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आवरण क्या करेगा, इस्पात को करोजन से होने से क्या करेगा, बचाएगा। तो यहाँ पर जो आवरण होता है कॉलम में, वो कितना दिया जाता है, न्यूनतम 40 mm। न्यूनतम जो कॉलम का कवर होता है ये आपका न्यूनतम 40 mm होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये एक एग्जाम में कॉलम में न्यूनतम कवर कितना रखा जाता है। तो कॉलम में जो न्यूनतम कवर रखा जाता है, कितना रखा जाता है, आपका 40 mm रखा जाता है। लेकिन जब इसकी चौड़ाई तथा गहराई कितना हो जाए, लगभग वो 200 mm के हो जाए, जब लोड आपका कम होता है, बहुत ही कम आता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम की चौड़ाई तथा गहराई को कम कर देते हैं, लगभग 200। वैसे 400 गुणे 400 रखा जाता है, 400 गुणे 400 रखा जाता है, 400 गुणे 400 से कम नहीं रखा जाता वैसे तो। लेकिन जब आपकी बहुत कम लोड आ रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, कॉलम की चौड़ाई तथा गहराई को घटा देते हैं, वो कितना कर दिया जाता है, 200 mm तक। तो 200 mm तक जब हो जाता है, तो वहां पर जो कवर रखा जाता है वो कितने का रखा जाता है, 25 mm तक रखा जाता है। इससे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला, जब यही कवर, जब ये कॉलम किसमें बनाओ, किसी पानी में बनाओ, किसी वाटर में बनाओ, तो वहां पर जो हम लोग क्या करें, वहां पर जो कवर दिया जाता है, कवर जो दिया जाएगा आपका 50 mm का दिया जाएगा। ये तीनों मान आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों मान आपके जे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है आप लोग से डायरेक्ट भी कि कॉलम में जो न्यूनतम कवर दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 40 mm। ठीक है, जब लोड आपका कम आ रहा हो, अर्थात उसकी माप जो है 200 या 200 से कम हो, तो वहां पर आवरण हम लोग कितना देंगे, वहां पर आवरण जो देंगे 25 mm देंगे। जब किसी पानी में हो या जहां पर सीलन आ रहा हो, वहां पर कॉलम बना हो, वहां पर आवरण हम कितना देंगे, वहां पर न्यूनतम आवरण कितना देंगे, 50 mm देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रभावी क्षेत्रफल की, कॉलम के प्रभावी क्षेत्रफल की। चलिए आइए देखते हैं कॉलम के प्रभावी क्षेत्रफल की। तो कॉलम का जो प्रभावी क्षेत्रफल है, जब आपका कॉलम कुछ इस प्रकार हो, ठीक है, जब आपका कॉलम इस प्रकार हो, इसमें क्या लगा हो, टाई बार लगा हो, एक टाई बार, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टाई बार कहते हैं। तो जब आपके कॉलम में क्या लगा हो, टाई बार लगा हो, ठीक है, तो टाई बार लगा हो, तो ये आपका क्या हो गया, डी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। तो इस कंडीशन में जो आपका एरिया होता है, क्या होता है, आपका प्रभावी एरिया बी इंटू डी होता है। तो प्रभावी एरिया होता है, क्या होता है आपका, बी इंटू डी, अर्थात कॉलम की चौड़ाई, ये गहराई, ये क्या है आपका टाई बार है। एक टाई बार आपका हो गया। जब टाई बार लगा हो, तो कॉलम की जो प्रभावी क्षेत्रफल होता है, ये क्या होगा,
उसकी चौड़ाई तथा गहराई के गुणनफल के बराबर होगा। अगला देखते हैं कि जब आपका कॉलम क्या हो, कॉलम हो और उसमें क्या लगा हो, सर्पिल टाई लगा हो, ठीक है। तो जब सर्पिल टाई लगा रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आपका सर्कुलर है, सर्कुलर कॉलम है, तो यहां पर क्या करेंगे, मिनिमम कितना बार, 6 बार देते हैं सर्कुलर में, 4 5 6 बार हो गया। तो मिनिमम बार 6 रखते हैं। इसमें मान लेते हैं हम लोग जो लगा रहे हैं टाई बार के रूप में, किसके रूप में, स्पाइरल के रूप में लगा रहे हैं, स्पाइरल के रूप में। तो स्पाइरल के रूप में जब लगाते हैं तो ये आपका क्या होता है, कैपिटल डी होता है, ये कैपिटल डी हो गया। और यहां से लेकर के यहां तक के व्यास को हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल डी कहेंगे। तो यहां पर जो क्षेत्रफल होता है, प्रभावी क्षेत्रफल, वो क्या होता है आपका, ये होता है पाई बटे 4 इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप इसको देख लीजिए, पाई बटे 4 इंटू डी का स्क्वायर। तो यहां तक आपका आज हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, प्रभावी एरिया बी इंटू डी लेंगे, और इसके लिए क्या लेंगे, पाई बटे 4 इंटू डी का स्क्वायर। डी क्या करेंगे, ए हम लोग क्या करेंगे, क्षण का आवरण क्या करेंगे, कैपिटल डी में से ए आवरण घटा देंगे और प्लस ए इसका डाया जोड़ लेंगे। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया, कवर हो गया, इतना पोर्शन आपका क्या हो गया, कवर हो गया, क्षण का व्यास हो गया, ये हो गया। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको कोर एरिया जिसे हम लोग कहते हैं डी के बराबर क्या कर सकते हैं, इस डी में से क्या करेंगे, 2 इंटू कवर को घटा देते हैं, प्लस क्या करेंगे, प्लस इंटू सर्किल का जो है 2 इंटू इसका व्यास, किसका व्यास, इसका व्यास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं इसका व्यास पाई है, तो पाई से क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ सॉरी डी क्या मिल गई है, यहाँ पर डी दिए हैं, तो यहाँ से डी हम लोग क्या करेंगे, निकाल करके ये हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे। और कुछ हम बताना चाहेंगे, जैसे जे के जो एग्जाम होते हैं वहां पर जो तंता अनुपात हम बताए, तो तंता अनुपात से थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो उसको थोड़ा निकालने के लिए देख लीजिए। तंता अनुपात से आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन में को नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके जे के जो एग्जाम होते हैं वहां पर वो सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए तंता अनुपात से जो न्यूमेरिकल बनता है कैसे बनता है, जैसे आपसे कह दिया कोई कॉलम है, ठीक है, कोई कॉलम है, कैसा कॉलम है, दोनों सिरा क्या है, हिंज है, ऐसे दोनों सिरा हिंज कर देगा, दोनों सिरा क्या है, हिंज है, और इसकी लंबाई क्या है आपकी 5 मीटर है, इसकी लंबाई 5 मीटर है, और जो कॉलम का खंड है क्या है 500 गुणे, ठीक है। तो इसका क्या कीजिए, तंता अनुपात ज्ञात कीजिए। तंता अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तंता अनुपात बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, यल इफेक्टिव अपॉन डी। डी क्या है, न्यूनतम पास माप है। मान लेते हैं इसको 600 ले लेते हैं, चलिए 600 हो गया, 600 गुणे 500, 600 गुणे 500 mm है। तो यहाँ पर तंता अनुपात आप कैसे निकालेंगे, देखिए, तो यहाँ पर तंता अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका 5 मीटर हो गया, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 मीटर, ठीक। तो 5 मीटर को आप कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर लीजिए mm में, और यहाँ पर न्यूनतम पास माप क्या है, यहाँ पर न्यूनतम पास माप आपका 500 है, इसे आप कैलकुलेट करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 2 0 5 कैंसिल हो गया, एक आपका क्या हो गया, इसका मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो तंता अनुपात यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो गया, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके बता भी सकते हैं। आया पूछ लिया, आप बताइए कौन सा कॉलम है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यल इफेक्टिव अपॉन डी क्या हुआ, का मान कितना है, 10 है। तो ये 10 क्या है, 12 से कम है, तो 12 से कम है, तो देखिए यल इफेक्टिव अपॉन डी क्या है,
इज लेस देन क्या है 12 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 60 कॉलम, तो हम लोग इसे क्या बोल देंगे 60 कॉलम बोल देंगे। अगला जो क्वेश्चन है उस प्रकार देख लीजिए, जब क्या हो, जब दोनों सिरा फिक्स हो, जब दोनों सिरा आपका फिक्स हो उस कंडीशन में क्या होगा देखिए, जैसे ये आपका है, ये दोनों सिरा क्या कर दिए फिक्स कर दिए, ये कितना दिया है आपका 5 मीटर दिया है, तो 5 मीटर दिया है तो दोनों सिरा फिक्स होता है, तो ये इफेक्टिव बराबर कितना होता है, ये इफेक्टिव बराबर होता है 0.65 यल होता है। तो यहाँ पर ये इफेक्टिव बराबर आपका आ जाएगा, ये इफेक्टिव बराबर 0.65 इंटू 5 मीटर, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका तंत्र अनुपात बनेगा, तंत्र अनुपात इनका बराबर क्या होगा, एल इफेक्टिव अपॉन डी होता है, तो एल इफेक्टिव का मान 0.65 इंटू 5, डी मान लेते हैं आपका ए है, ऐसे ए मान लेते हैं 400 है, ए मान लेते हैं 500 है, तो हम क्या लेंगे 400, न्यूनतम पास मार्क तो 400 होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 400 रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो मान आएगा वो हम बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कॉलम कौन सा है, 60 कॉलम की लाम कॉलम, जो मान आपका क्या आएगा 12 से कम आएगा तो हम कह देंगे वह क्या है 60 कॉलम, या 12 के बराबर या 12 से अधिक आ जाएगा तो हम लोग उसे क्या कर देंगे लाम कॉलम कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और प्लीज आप लोगों को वीडियो यदि अच्छी लग रही है प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।